मित्रों नमस्कार। आज मैं रीट एग्ज़ाम 2011 से संबंधित सॉल्व पेपर को लेकर आया हूं। यह पेपर संस्कृत भाषा का है और यह लेवल 2 पार्ट 1 का पेपर है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखें। अभी रीट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी आ गई है, तो रीट एग्ज़ाम की तैयारी आप ज़रूर कर रहे होंगे। और यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते तो आप हमारे वीडियोस को देखें और देखने के साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब करके, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं रीट एग्ज़ाम से संबंधित 30 प्रश्नों को संस्कृत भाषा के। पहले भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, 6 वीडियो अपलोड हो गए, या 7वें नंबर की वीडियो है, तो आप उन 6 वीडियो को भी देख करके 2012 के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी देख करके अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम संस्कृत के 30 प्रश्नों को। संस्कृतम अत्र 63 प्रश्नानि सन्ति। यहाँ पर 30 प्रश्न हैं। सर्वे प्रश्ना समाधेय, सभी प्रश्न हल करने हैं। वा व्यंजनस्य उच्चारण स्थानमस्ति। वा व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो वा व्यंजन का उच्चारण स्थान है वकारस्य दंतोष्ठम। यह सूत्र आपने उच्चारण स्थान में पढ़ा होगा, वकारस्य दंतोष्ठम। तो इसका राइट आंसर है दंतोष्ठम। वा व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होता है वह है दंतोष्ठ। अगला प्रश्न, तवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो तवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है नासिका, मूर्धा, कंठ या फिर दंता। तो इसका राइट आंसर है डी, दंता। ऋतु लसानाम दंता। ऋतु मतलब तवर्ग, ला और शा दंती सकार, दंत सकार जो सड़क वाला सा होता है उसको दंत सकार बोलते हैं और उसका उच्चारण स्थान होता है दंत। तो तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। अगला प्रश्न, आ स्वरस्य उच्चारण स्थानमस्ति। आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो आ स्वर का जो उच्चारण स्थान है वह है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आ कु मतलब कवर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो इसका राइट आंसर है कंठः। अगला प्रश्न, मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति। मूर्धा उच्चारण स्थान किसका है? तो यहाँ पर हमें व्यंजन बताना है किसका मूर्धा उच्चारण स्थान है। वकार का, सकारस्य, ककारस्य या पकारस्य। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा दोस्तों, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री टू मतलब टवर्ग, रा और शा सा, तो सकार का उच्चारण स्थान होता है क्या? मूर्धा। तो यह शा जो है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धन्य सकार यह कहलाता है। हरि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम भवति। हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो हरि शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनता है हरि, हरि, हरया, हरिम, हरि, हरीन। तो हरीन द्वितीय, यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है हरीन। अगला प्रश्न, नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। नदी शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? नदीम, नद्याः, नद्यै या फिर नद्याम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पूछा जा रहा है तो नद्यै, यही इसमें रहता है। हमेशा ईकारांत शब्द जो होते हैं उनमें यदि चतुर्थी विभक्ति का रूप पूछा जाए तो उनमें यही रहता है, जैसे नद्यै, तस्यै। इसके बाद और देखें तो कोई भी शब्द देख लें, भवती का देख लें तो भवत्यै। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर यही रहता है। तो यह नदी शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है, कस्माद इति रूपमस्ति। कस्माद यह रूप किसका है? द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन का। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, कस्माद, रामात, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप यह है। इसका राइट आंसर है पंचमी विभक्ति एक वचनम। अगला प्रश्न, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ। एकस्मै बालकाय फलम यच्छ। रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। इस रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति? तो रेखांकित पद है एकस्मै, और एकस्मै में जो विभक्ति है वह है दोस्तों प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी। तो राइट आंसर है चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति इसमें है एकस्मै, तस्मै, सर्वस्मै। इस प्रकार
कस्मै। इस प्रकार दोस्तों ये चतुर्थी विभक्ति के रूप है एकस्मै। सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति, सभी बालक जल पी रहे हैं। रेखांकित पदमस्ति, रेखांकित पद जो है वह कौन से पुरुष और कौन से वचन का रूप है? तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति, यह प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन इसका राइट आंसर है, प्रथम पुरुष बहुवचनम। पिबति, पिबतः, पिबन्ति, इस प्रकार रूप इसके चलते हैं। स्था धातु लट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। स्था धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो स्था धातु का जो लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है वह है स्थास्यति। सॉरी दोस्तों, स्थास्यति नहीं, मध्यम पुरुष बहुवचन का पूछा जा रहा है तो तिष्ठत, यह राइट आंसर है। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथा, तिष्ठत, यह मध्यम पुरुष बहुवचन का है। यह जो तिष्ठता है यह मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। स्थास्यसि जो बनता है यह मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, लेकिन लृट लकार भविष्य काल में बनता है और यह भी भविष्य काल का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न, लभ धातोः लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनम भवति। लभ धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि उत्तम पुरुष बहुवचन में लभ धातु जो है आत्मनेपद है और इसमें इट वही महंग प्रत्यय लग के मही इस प्रकार रहता है। तो मही देख लीजिए शब्द किस में है? डी, लभा मही, यह बनता है लभा मही बहुवचन में। इसमें प्रत्यय लगता है जो महंग, इट वही महंग, तो महंग प्रत्यय लग के मही बसता है, तो लभा मही ऐसी आई की मात्रा इसमें हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वयम आत्मानं जयेम, रेखांकित पदमस्ति। वयम आत्मानं जयेम, यह जो रेखांकित पद है जयेम, यह कौन से लकार, कौन से पुरुष और कौन से वचन का रूप है? तो जयेत, जयेताम, जयेयु, जये, जयेतम, जयेत, जयेम, जयेयम, जयेव, जयेम। तो यह जो रूप है दोस्तों यह है विधिलिंग लकार का रूप है। तो विधिलिंग लकार तो सब में लिखा हुआ है। अब यह जो रूप है यह उत्तम पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा हुआ है। अब यह जो रूप है बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन लिखा हुआ है बी में, इसलिए राइट आंसर इसका है विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम रूपमस्ति। यह बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सा बधिरः अत्र रिक्त स्थाने शुद्ध रूपम भवति। तो वह बधिर, बहरा है, किससे होता है बहरा? बहरा कर्णाय, कर्णेन, कर्णात या कर्णस्य। तो आपको इसमें कर्ण से तो है, लेकिन कौन सी विभक्ति लगेगी तो आपको बताना है विभक्ति। तो यहाँ पर जो विभक्ति लगेगी वह होगी तृतीया, कर्णेन बधिरा, सा कर्णेन बधिरा। सूत्र इसका है एनांग विकारा। एनांग विकारा सूत्र के द्वारा जिस अंग से, जिस शरीर के अवयव से अंग विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। तो कर्णेन, यहाँ पर कर्णेन में तृतीय विभक्ति लग गई, इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, रामः मूर्खेण ईर्ष्यति, रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। इसमें रेखांकित पद है मूर्खेण, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा, क्रुद्ध दुहेर्ष्या सुयार्थानाम यम प्रतीकूपः। क्रुद्ध धातु, ईर्ष्य धातु, द्रोह धातु, इन सभी धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है? बी, मूर्खाय। रामः मूर्खाय ईर्ष्यति, राम मूर्ख से ईर्ष्या करता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, सीता जनकम सह विद्यालयम गच्छति। सीता जनकम सह विद्यालयम गच्छति। तो जनकम रेखांकित पदे शुद्ध रूपमस्ति, रेखांकित पद का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आप दोस्तों जनकम इस सह उपपद के योग में जो विभक्ति होती है वह होती है तृतीया विभक्ति। तो जनकाय, जनकात, जनकस्य, जनकेन। तो इसका राइट आंसर है जनकेन सह। सीता जनकेन सह विद्यालयम गच्छति, तो पिता के साथ विद्यालय, जनक के साथ विद्यालय जा रही, तो यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे विभक्ति भवति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा
इन इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच्च, इन सब शब्दों के योग में जो विभक्ति होती, नमः के योग में आपने सुना होगा श्री गणेशाय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री हनुमते नमः। इस प्रकार दोस्तों आपने पढ़ा होगा। तो नमः शब्द के योग में जो विभक्ति होती है वह होती है चतुर्थी विभक्ति। तो इन सभी शब्दों के योग में जो होती है विभक्ति वह होती है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। अब अगला प्रश्न, राजपुरुषः अस्मिन् पदे समासः अस्ति। राजपुरुषः इस पद में कौन सा समास है? तो राजपुरुषः पद में जो समास है दोस्तों वह है राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः। षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर है, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, घनश्यामः अस्य समासस्य विग्रह अस्ति। घनश्यामा इस समास का विग्रह क्या है? तो घनः च श्यामा च, या फिर घन एव श्यामः, या फिर श्यामः एव घनः, या फिर घने श्यामा। तो दोस्तों आप इस घन एव श्यामः यह इसका विग्रह है, घन एव श्यामः, घन एव श्यामः, घन एव श्यामः मतलब बादलों के समान जो काला है, ऐसा घन श्यामः। यह जो घन श्यामः विशेषण है दोस्तों यह भगवान श्री कृष्ण का है, लेकिन यहाँ पर जो घन श्यामः है यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आया हुआ है। अगला प्रश्न है, त्रिभुवनम अत्र समासः अस्ति। त्रिभुवनम में कौन सा समास है? कर्मधारयः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि या फिर दिगु। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा ऐसा विग्रह करके यहाँ पर जो समास होगा वह होगा दिगु समास, जो कि तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत आता है दोस्तों, तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर दिगु समास दिया हुआ है इसलिए दिगु समास इसमें है। आपको पिछले वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो उसमें एक प्रश्न आया था कि संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो होते हैं वह होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है केवल समास, दूसरा होता है अव्ययीभाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा होता है द्वंद्व समास और पांचवा बहुव्रीहि समास। अब आप बोलोगे कि कर्मधारय और दिगु कहाँ पर है? तो कर्मधारय दिगु तत्पुरुष के भेदों के अंतर्गत आता है, यह पाणिनि व्याकरण के अनुसार है। और लघु सिद्धांत कौमुदी यदि आप पढ़ोगे तो उसमें 5 ही यह समास मिलेंगे। तो दिगु समास इसमें है त्रिभुवनम में। वैसे तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत आता है कर्मधारय और दिगु। अगला प्रश्न है, प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो समासः भवति। प्रायण उभय पदार्थ प्रधान, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वह समास कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों वह जो समास है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कहलाता है द्वंद्व समास। जैसे माता च पिता च, इस प्रकार दोनों पद प्रधान जिसमें होते हैं वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। चैनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। चैनम इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो चे प्लस अयनम इति चैनम, इस प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है यह है। लेकिन इसमें दोस्तों आप एक बात ध्यान रखना, ये या एक्स्ट्रा आ गया है, इस या को हटाना है। चे प्लस अनम इस प्रकार विग्रह होगा, चे प्लस अनम इति चैनम। तो चे प्लस अनम, यहाँ चे इसके स्थान पर एक स्थान पर हो जाएगा अय और मिला देंगे अनम को तो चैनम हो जाएगा। अयादि संधि यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, देव प्लस ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति। देव प्लस ऐश्वर्यम यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर है आ और यहाँ पर है ऐ, दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा ऐ। तो देवैश्वर्यम बन जाएगा, बी यह बन जाएगा। और यहाँ पर जो संधि होगी दोस्तों वह होती है कौन सी संधि? वृद्धि संधि, यहाँ पर वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न, पेष्टः अत्र संधि अस्ति। पेष्टा यहाँ पर कौन सी संधि है? तो पेष्टा में जो संधि है वह है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि यहाँ पर है, पेश प्लस ता इति पेष्टा, इस प्रकार यहाँ पर जो इष्टुत्व संधि है, इष्टुत्व संधि। अगला प्रश्न, शिवोर्च्या अत्र संधि विच्छेदः अस्ति। शिवोर्च्या का संधि विच्छेद क्या है? तो शिवः प्लस अर्च्या, शिवा प्लस अर्च्या, शिवी प्लस अर्च्या, शिव प्लस आर्च्या। तो इसका जो राइट आंसर है वह है शिवः प्लस अर्च्या इति शिवोर्च्या। यहाँ पर जो शिवोर्च्या बनता है यह विसर्ग को ऊ होकर के ओ हो जाता है तो शिवो हो जाता है, और यहाँ पर फिर पूर्व रूप संधि हो जाती है तो आ के स्थान पर अवग्रह बन जाता है, यह अवग्रह। तो इस प्रकार शिवोर्च्या बन जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति।
दुर्जनः सज्जनस्य अपकरोति। रेखांकित पदे उपसर्ग धातुश्च अस्ता। रेखांकित पद जो है यहाँ पर उपसर्ग और धातु को बताना है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है दोस्तों वह है अप उपसर्ग और क्री धातु। अप उपसर्ग और क्री धातु यहाँ पर है। प्रा परा अप सम, इस प्रकार दोस्तों अप उपसर्ग है और क्री धातु यहाँ पर है। अगला प्रश्न, सीता स्नानं कृत्वा देवालयं गच्छति। सीता स्नानं कृत्वा देवालयं गच्छति। यहाँ पर जो कृत्वा रेखांकित पद है इसमें धातु और प्रत्यय को हमें बताना है, धातु और प्रत्ययों को। तो कृत्वा में क्री धातु है और इसके बाद अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। अक्त्वा प्रत्यय यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्री धातु और अक्त्वा प्रत्यय करके यह कृत्वा बना हुआ है। कृत्वा का अर्थ होता है करके, तो स्नान करके देवालय जाती है सीता। तो इस प्रकार अगला प्रश्न है, कथयितुम अत्र धातु प्रत्ययश्च स्तः। कथयितुम में यहाँ पर धातु और प्रत्यय को बताना है। तो कथयितुम, यहाँ तुम दिख रहा है इसलिए तुमुन प्रत्यय है दोस्तों और कथ धातु है। तो कथ प्लस तुमुन, इसका जो राइट आंसर है वह है ए, कथ प्लस तुमुन। कथ प्लस तुमुन यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पवनः बहति। पवनः बहति रिक्त स्थाने अव्ययस्य शुद्ध रूपम भविष्यति। रिक्त स्थान पर अव्यय का शुद्ध रूप क्या होगा? तो पवनः कुत्रम, कुत्र, कुत्रा या कुत्रे। तो दोस्तों यह तो बहुत सरल है, आपको पता होगा। कुत्र बनता है जो कि अव्यय है, कुत्र अव्यय है, कुत्रे नहीं बनता है। कुत्र में कुछ भी इसके रूप ही नहीं चलते हैं। राइट आंसर है कुत्र। पवनः कुत्र बहति। गोपाल मोहन से चतुर है इत्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? गोपालस्य मोहनः चतुरतरा, गोपालः मोहनेन चतुरतरा, गोपालः मोहनाय चतुरतरा, गोपाला मोहनात् चतुरतरः। इसका राइट आंसर है डी, गोपालः मोहनात् चतुरतरः। यह राइट आंसर है। गोपाल मोहन से चतुर है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, बे सब संस्कृत पढ़ें अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। बे सब संस्कृत पढ़ें, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा, बे सब के लिए बोलेंगे ते, संस्कृतम पढ़ें मतलब पठन्तु। एक प्रकार से आज्ञा या आदेश पूर्वक है, तो पठामह नहीं होगा, पठत नहीं होगा और पठंती भी नहीं होगा। इसका होगा पठन्तु, पढ़ें। पढ़ें शब्द आया है, लोट लकार आज्ञावाची है, तो ते संस्कृतम पठन्तु, ते संस्कृतम पठन्तु। यह राइट आंसर है बी। इस प्रकार दोस्तों ये 30 प्रश्न हुए। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके लिए संस्कृत भाषा के रीट एग्ज़ाम 2011 के सॉल्व पेपर के प्रश्न बताए। तो दोस्तों यह प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर अपनी राय दें। और जो कुछ भी विषय से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और पहले हमने एक प्लेलिस्ट ही बना दी है जिसमें रीट एग्ज़ाम से संबंधित सभी वीडियोस अपलोड हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो पेपर देख सकते हैं। धन्यवाद।